तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी 11th क्लास की फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है फिजिक्स का। बिना इस टॉपिक को सीखे फिजिक्स अधूरी क्या इम्पॉसिबल है। किसी भी चैप्टर में हम जाते हैं तो वहाँ पर जब अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दो तरह की, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे, हर चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसे हम वेक्टर या स्केलर के तौर पर डिफाइन करते रहेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये तो स्केलर है, लेकिन फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। फिर वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका, मैथमेटिकली वेक्टर को कोई भी सिंबल है उसको या तो बोल्ड लेटर कर दीजिए या फिर उस लेटर के ऊपर एरो बना दीजिए। ये मैथमेटिकली इन द सेंस कि जब अपन मैथ्स में यूज करते हैं, जब अपन किस में यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तब हम इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं। ठीक है, बोल्ड लेटर्स या फिर एरो ऑन ए सिंबल। फिर बात आती है कि ज्योमेट्रिकली कैसे यूज करें। जैसे किसी गाड़ी पे अपन फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, जब डायग्राम्स में किसी वेक्टर को यूज करना है तो कैसे यूज किया जाता है? एरो की मदद से यूज किया जाता है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर का। वेक्टर के पास हेड होता है और टेल होती है। कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन टेल से हेड की ओर होती है। अगर कोई एरो जो है उसकी लेंथ 20 मीटर है और वो 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका हाफ एरो 10 मीटर का मान लो एरो होगा, वो 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो एरो की लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ना। मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या है? जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, उसके आगे पीछे हम क्या लगा देते हैं? डंडा लगा देते हैं। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। फिर दो वेक्टर के बीच में एंगल पे बात की। जब दो वेक्टर को उनके टेल से टेल कनेक्ट करें, है ना, टेल से टेल, इस वेक्टर की भी टेल और इस वेक्टर की भी टेल, जब टेल से टेल कनेक्ट करते हैं जो तो स्मॉलर एंगल है, जो छोटा वाला एंगल है, वही क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी लिए, यहाँ पे देखो इसका हेड है और ए का टेल है, लेकिन बी का तो क्या है, यहाँ पर हेड है ना। अब बी को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करते तो वेक्टर वही क्या रहता है? सेम रहता है। तो बी को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, तो उससे क्या होगा? बी की लेंथ चेंज नहीं हो रही और ना ही बी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बी वैसा का वैसा ही है। अब बी की यहाँ पे टेल आ जाएगी जब बी को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ से 120 डिग्री जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, 60 डिग्री जो है वाकई में क्या कहा जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर कहा जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर कब होता है? जब दोनों को टेल से टेल जोड़ते हैं। दोनों की टेल से टेल होनी चाहिए और उसमें भी कौन सा? स्मॉलर एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, को लीनियर वेक्टर जो एक ही लाइन पे होते हैं, को प्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन पे होते हैं, पैरेलल वेक्टर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो, एंटी पैरेलल दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट हो, आइडेंटिकल वेक्टर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो, सेम हो, तो आइडेंटिकल या इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। नेगेटिव वेक्टर कोई वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, वो कहलाते हैं एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। फिर जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है ना। फिर आता है यूनिट वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर में से एक है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट मतलब क्या? वन। यूनिट मतलब क्या? वन। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है, वो क्या कहलाता है?
यूनिट वेक्टर कहलाता है। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, है ना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए कैप से करते हैं। तो ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे फोर्स, कोई 1 न्यूटन का फोर्स हो गया, या वेलोसिटी 1 मीटर पर लेंथ हो गई, पर मीटर सेकंड हो गई, तो वो क्या हो गए, आपके यूनिट वेक्टर्स हो जाते हैं। अब किसी भी यूनिट वेक्टर का रिलेशन देखना है तो मैंने बताया कि 10 न्यूटन को 1 न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 का डिवाइड करोगे, यानी कि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का जब डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेक्टर। समझ में आया यूनिट वेक्टर का यहाँ पे खेला। अब देखो यूनिट वेक्टर जो होते हैं, दूसरे लेक्चर में आज वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन वेक्टर्स का हम यूज करते हैं कोई भी 2D या 3D स्पेस में किसी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो यहां पे देखो हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, हम लेते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। हम एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है उनके अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इनका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक्स वाई और जेड के अलोंग, तो उसे हम समझते हैं। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होती है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा, जेड एक्सिस होता है। ये 3 एक्सिस है, होता है ना। सबसे पहले तो ये समझिए एक्स वाई जेड एक्सिस होता है क्या है, इस एक्सिस को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्स, इस एक्सिस को क्या नाम दे देते हैं, वाई। और देखो ये जो प्लेन है, ये बोर्ड वाला जो प्लेन है, उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो जाता है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो जाता है, और प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाला ये जो एक्सिस है वो कौन सा हो जाता है, जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस कौन सा होता है, ये होता है ना। लेकिन उसको अपन बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, तो उसके लिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। समझ आई बात। एक्चुअल में तो ये जेड एक्सिस कहाँ है, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, लेकिन उसको अपन दिखाने के लिए क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा इधर दिखा देते हैं। तो ये क्या है, हमारा जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखना। क्लियर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होंगे। अब देखो जो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर हो, वाई एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर हो, और जेड एक्सिस के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस पे अपन एक कदम चले, कितना कदम, एक्स एक्सिस पे कितना चले, 1 स्टेप चले, अगर एक कदम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो इसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं इसको, आई कैप, अगर एक्स एक्सिस पे 1 स्टेप चलते हैं तो। इसी तरह से वाई एक्सिस पे अगर 1 स्टेप चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं इसको, जे कैप। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक स्टेप रखा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमने एक कदम रखा तो हो जाता है जे कैप। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम 1 स्टेप रख दे तो ये क्या हो जाता है, के कैप हो जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हो जाते हैं। तो आई कैप तो हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर along x
एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, जो जे कैप है ये हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप हो गया, के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये तीन हमारे क्या हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये है यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो इनका यूज क्या है। इनका यूज क्या होता है कि हम इन यूनिट वेक्टर्स का यूज करके कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पॉइंट को 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है उसके पोजीशन वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेस करने का जो प्रक्रिया होता है या फिर एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन फॉर्म। क्या बोलते हैं, थोड़ा नाम ऐसा अजीब सा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे काम करना है हमें। ये क्या है, रेजोल्यूशन फॉर्म, रेजोल्यूशन फॉर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, रेजोल्यूशन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। उन कोऑर्डिनेट्स को हम रिजोल्व कर रहे हैं। कौन से कोऑर्डिनेट, जो एक्स वाई जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको हम रिजोल्व कर रहे हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। रेजोल्यूशन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या मतलब है, देखो इस चीज का। जैसे मान लीजिए मैं कोई 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लूं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और चलो मान लीजिए अपन जेड एक्सिस भी ले लेते हैं साथ साथ में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, एक्स कोमा वाई कोई कोऑर्डिनेट है ना। तो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या है कि इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है कोई भी कोऑर्डिनेट की, वो क्या होती है उसकी, एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये हो जाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ये देखो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, है या नहीं है ना। तो ये तो y है और ये x है। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x कोमा y है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि उस कोऑर्डिनेट को अचीव करने के लिए हमें x एक्सिस पर कितना चलना पड़ा, x कदम चलना पड़ा, और y एक्सिस पर कितना चलना पड़ा, y स्टेप्स चलना पड़ा। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो कोऑर्डिनेट है कोई 2,3, 2,3 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये y एक्सिस हो गया हमारा और ये लेट सपोज x एक्सिस है। तो ये 2,3 का मतलब क्या है, देखो इसको तो क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जो क्या हो जाता है 0,0।
तो 2,3 का मतलब क्या है कि आपको इस 2,3 तक इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे कितने कदम चलना पड़ेगा इसके लिए? 2 कदम तो एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा और 3 कदम वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा। यही तो होता है 2,3 का मतलब, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस रूम के सेंटर में कोई पॉइंट है या कहीं पे भी कोई पॉइंट है, उसकी मुझे पोजीशन उस कॉर्नर के रिलेटिव में देनी है। तो मैं क्या देखूंगा कि उसको इस तरफ कितने चले और उस तरफ कितना चले। इस तरफ तो 3 कदम चले, उस तरफ 2 कदम चले, तो ये क्या हो गया? 2,3 कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आई बात? अब देखो, कोई भी जो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन मान लो हो गया ओ वेक्टर, ओ पॉइंट हो गया ओरिजिन। हमारा हमारा ओरिजिन क्या है? ओ है। ओरिजिन क्या ले लिया? ओ, जो कि क्या होता है? 0,0 होता है ना। और ये कोई पॉइंट हो गया पी। पॉइंट क्या हो गया? ये पी। तो ओरिजिन से पी की ओर जाने वाला ये जो वेक्टर होगा ना, ये एक वेक्टर है देखो, जो कहां से कहां जा रहा है? ओरिजिन ओ से पी की ओर जा रहा है। जा रहा है ना? कहां से कहां तक जा रहा है? ओरिजिन ओ से पी की ओर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ओरिजिन ओ से पी की ओर जाने वाला ये जो कोऑर्डिनेट है, एक बार मैं जेड एक्सिस वाले को साइड में रखता हूं। ओरिजिन ओ से पी की ओर जाने वाला ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको डिनोट करेंगे एक तो ओपी वेक्टर से। कैसे डिनोट करेंगे? ओपी वेक्टर। जो ओ से, ओरिजिन ओ से उस पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, उस तरफ जाने वाला ये जो वेक्टर होगा ओपी वेक्टर, ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर देखो एक्स एक्सिस पे 1 कदम चलते तो उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। एक्स एक्सिस पे अगर सिंगल स्टेप चलते तो क्या बोलते हैं उसको? आई कैप। तो अगर एक्स स्टेप चले हैं तो वो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई। ओपी वेक्टर कैसे बन रहा है? एक्स एक्सिस पे एक्स स्टेप्स चल के बन रहा है और वाई एक्सिस पे वाई स्टेप चल के बन रहा है। एक सिंगल स्टेप कितना होता है? आई कैप। तो एक्स स्टेप्स कितने हो जाएंगे? एक्स आई कैप। और इसके साथ किसको ऐड करना पड़ रहा है? वाई स्टेप्स को, जे कैप वाले। तो वाई स्टेप किधर? जे कैप डायरेक्शन वाले। क्योंकि एक्स एक्सिस का सिंगल स्टेप कितना होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का सिंगल स्टेप कितना होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस का सिंगल स्टेप कितना होता है? के कैप। तो ओपी जो वेक्टर बना, वो कैसे बन रहा है? एक्स एक्सिस के एक्स कदम और वाई एक्सिस के वाई कदम। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। समझ में आया बात? तो ये क्या है? हमारा ओपी वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओरिजिन से उस पॉइंट पी का वेक्टर एक्सप्रेशन देना है, इसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसको क्या बोलते हैं? ओपी वेक्टर को। ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। जो पी पॉइंट है हमारा, पी कोऑर्डिनेट है, उसकी पोजीशन को बताने वाला वेक्टर क्या हो गया? उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कहलाता है। जैसे इस केस में अगर देखें, ये वाला केस देखें, ये ओरिजिन है, ये मान लो कोई पॉइंट 2,3 है ना। तो इस केस में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो पी है। तो इस केस में ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट के लिए? 2 i कैप प्लस 3 j कैप हो जाएगी ना। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम कोई पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर दे देते हैं। तो कैसे देंगे? जो कोऑर्डिनेट है उसका, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 i कैप, वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 j कैप। बस इस तरह से हम देके क्या दे सकते हैं? कोई भी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर दे सकते हैं। इसको जो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करता है, वो क्या कहलाता है? उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके। अब देखो और चीजें इसमें समझना।
ये क्लियर है? और चीजें क्या समझनी है हमें? अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना ओपी वेक्टर वेक्टर का, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हमने अभी क्या निकाल लिया, कोई ओपी वेक्टर निकाल लिया, कोई पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, कितना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, जो उसके कोऑर्डिनेट हैं उसी से हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या निकालनी होती है? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर का जो एरो है, उस एरो की क्या निकाल ले? लेंथ निकाल ले, तो उसका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। जो लेंथ ऑफ एरो है किसी भी वेक्टर की, जिस वेक्टर को हमने किसी एरो से रिप्रेजेंट किया है, उस एरो की जो लेंथ है वो हमें क्या दे देगी? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगी। तो हमें क्या करना है? ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ओपी की लेंथ काम में ले लें। अब देखो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालने के लिए देखो ध्यान से समझना, ये लेंथ x हो गई, ये लेंथ y है, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? y हो जाएगी ना। यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या y होगी या नहीं होगी? अब देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये x है लेंथ, और ये कितनी है? y। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? है ना, एक थ्योरम है, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से ओपी की लेंथ क्या हो जाएगी? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से हम ओपी का जब मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ओपी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी, ओपी का लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कोई भी आपको पोजीशन वेक्टर दे दे, तो उस कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे दे, तो उस कोऑर्डिनेट से पहला काम तो क्या निकालना आना चाहिए? पोजीशन वेक्टर। दूसरा काम क्या? उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ही तो निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो जाएगी ना रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है ना। तो ये हो गया एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म। फिर नेक्स्ट देखो, एक और चीज क्या हमें काम में लेनी पड़ती है? ये जो ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी हमें निकालना होता है। एंगल विद एक्स एक्सिस, मान लो ये एंगल कितना है? थीटा है। ये ओपी वेक्टर यहां से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा को कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या देते हैं? एंगल ऑफ ओपी वेक्टर विद एक्स एक्सिस। हम क्या देखने वाले हैं? एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर का एंगल देखने वाले हैं। तो देखो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एंगल की वैल्यू के लिए टेन थीटा निकाल ले अपन। ये जो ट्राइंगल है हमारा ओ पी, और इसको नाम दे देता हूं ओ पी क्यू, है ना। ये ट्राइंगल है ना ओ पी क्यू। इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन ओ क्यू हो जाएगा ना, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू तो कितनी है? वाई, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स से आ जाएगा। या फिर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा, इस टेन को इधर लाते हैं तो कैसे लिख देते हैं? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर तो कितना है इस ट्राइंगल में? y, और बेस कितना है? x। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? y डिवाइडेड बाय x हो गया। और थीटा निकालना है तो टेन को जब उस तरफ लेके जाते हैं तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? टेन इनवर्स हो जाता है ना। ये खाली एक्सप्रेस करने के लिए काम में लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रूल यूज नहीं है। बस आप तो ये ध्यान रखना कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स हो जाएगा। एंगल निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन हमें काम में लेना पड़ेगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप बताओ ओपी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कितना आ जाएगा इस केस में?
एक्स और वाई की वैल्यू क्या है इसके लिए, 2 और 3 है ना, तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, रूट में 4 प्लस 9, तो रूट में कितना हो गया 13 हो गया। और ये देखें कि ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके लिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, वाई कितना हो गया 3 और एक्स कितना हो गया 2, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो हमें कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो, उस कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए हम एक तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, दूसरा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तीसरा वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। तो देखो ये कोई भी आपको पॉइंट P x, y दे रखा हो, तो उस पॉइंट P का ओरिजिन के रिलेटिव में अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ये जानकारी बड़ी काम की है। अब देखो एक और चीज यहां पर, अगर हमें ओपी का भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसका निकालना हो, ओपी का यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी देखें, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी, तो ओपी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ओपी कैप। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं अपन, कैप लगा देते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर देखो ओपी का क्या हो जाएगा ओपी कैप, ओपी कैप क्या हो जाएगा ओपी कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमेशा, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो यहां पर देखो ओपी कैप की जो वैल्यू आएगी ओपी कैप, ये कितनी आ जाएगी, ओपी वेक्टर तो कितना हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया, और ओपी का जो मैग्नीट्यूड है अभी कितना निकाला रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला ना हमने। कोई भी एक्स को वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है। ये समझ में आई बात, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया ओपी कैप। तो यहां से देखो ओपी कैप की वैल्यू आ गई, आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो ये आ गया हमारा ओपी कैप, ये ओ से पी की ओर जाने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, उसका भी यूनिट वेक्टर हो गया ओपी कैप। ठीक है, तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात, जैसे एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से ये तीनों चारों चीजें निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 2D एक्सिस है, 2 डायमेंशनल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है 1,√3, कितना है 1,√3। आपको क्या पता लगाना है, ये मान लो है कोई Q और ये है ओरिजिन O, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर होगा, ये जो ओरिजिन O से Q की ओर जाने वाला जो वेक्टर होगा, इसका इसके लिए आपको सारी चीजें निकालनी है अभी जो हमने सीखी। ये ओ क्यू, आपको क्या पता लगाना है कि ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा,
और ये ओ क्यू वेक्टर कितना एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस। ये सारी बातें पता लगानी है। ओ क्यू वेक्टर कितना, ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ओ क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना, और ओ क्यू वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। आ गया, आ गया। सबसे पहली बात, ओ क्यू वेक्टर क्या होगा? ओ से क्यू की ओर जाने वाले वेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे आई कैप और जे कैप में? 1 i कैप प्लस √3 जे कैप हो जाएगा ना। तो 1 i कैप प्लस √3 जे कैप, जिसको क्या लिख सकते हैं, खाली i कैप प्लस √3 जे कैप लिख सकते हैं। तो पहला आंसर आया समझ में? भाई कोई कोऑर्डिनेट x कोमा वाई हो तो उसका वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होता है? x i कैप प्लस वाई जे कैप होता है ना। तो ये क्या हो गया, 1 i कैप प्लस √3 जे कैप हो गया। तो पहला आंसर तो ये हो गया किसका? ओ क्यू वेक्टर का। समझ में आई बात? अब ओ क्यू का अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, रूट में क्या करते हैं, रूट में x² प्लस y²। तो x कितना है अपना 1 और y कितना है √3। 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो 3 + 1 कितना 4, √4 का मतलब कितना 2, √4 कितना होता है 2। ये आ गया ओ क्यू वेक्टर। अब ओ क्यू कैप निकालना है तो ओ क्यू कैप के लिए क्या करते हैं, वेक्टर में जो भी हमारा वेक्टर होता है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे। वेक्टर तो कितना है अपना i कैप प्लस √3 जे कैप है, उसमें डिवाइड किसका कर देंगे 2 का, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 2। तो ये आ गया तीसरा आंसर। आया नहीं आया? तो ये क्या आ गया, ओ क्यू कैप आ गया। अब ये एंगल कितना बना रहा है, 30 बना रहा है पक्का। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है √3 है, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो टेन थीटा अगर √3 हो तो थीटा कितना होता है 30 होता है या 60? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है ना, टेन 30 की वैल्यू तो होती है 1/√3, लेकिन टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो ओ क्यू वैक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आई बात? तो ये हमें 4 तरह की चीजें पता चल गई केवल एक कोऑर्डिनेट से। एक कोऑर्डिनेट अगर हमें एक्स कोमा वाई दे रखा हो उसका यूज करते हुए ही हमने क्या निकाल दिया, ये 4 तरह की चीजें हमने निकाल दी, है ना। केवल हमें क्यू कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लो एक्स और वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस वाई जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड √x² प्लस y², और उसका यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, और एंगल कितना बनाएगा टेन थीटा बराबर y/x। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। और देखो एक एग्जांपल और कर ले ऐसा ही, एक एग्जांपल और करें। देखो एक एग्जांपल और क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो,
जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लीजिए ये तो हमारा ओरिजिन हो गया ओ 0,0 और कोई पॉइंट पी दे रखा है 2,2। क्या दे रखा है? तो ये ओरिजिन ओ से पी की ओर जाने वाला ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? ये जो ओपी वेक्टर होगा इसके बारे में सारी चीजें निकाल लो। आपको ओपी वेक्टर पता लगाना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाना है, ओपी का यूनिट वेक्टर पता लगाना है, और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। ये भी, ये चारों चीजें पता लगानी है इस क्वेश्चन में भी। प्रैक्टिस के तौर पे है, एकदम सिंपल सा सवाल, प्रैक्टिस करना केवल, जैसा कि हमने पिछले सवाल में सीखा वैसा ही ये है। ठीक है, क्या आया? आ जाएगा ना? सबसे पहले बात करें हम ओपी वेक्टर, ये कितना आया? 2i कैप प्लस 2j कैप, ये बात क्लियर। फिर ओपी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओपी रूट में 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 4 प्लस 4, यानी कि रूट में 8। रूट में 8 को 2√2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 4 × 2 लिखेंगे, 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √8 क्या होता है? 2√2 होता है, लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? ओपी कैप निकालना है। तो ओपी कैप क्या होता है? जो हमारा ओपी वेक्टर है उसमें ओपी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना। तो ओपी वेक्टर तो कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप है, और उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड, मैग्नीट्यूड कितना? 2√2 का डिवाइड कर देंगे। तो देखो, बस यही आंसर है, या तो यही आंसर दे दो या फिर इंडिविजुअली इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 2i कैप अपॉन 2√2 प्लस 2j कैप अपॉन 2√2। 2 से 2 कैंसिल, तो ओपी कैप की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 1/√2 i कैप प्लस 1/√2j कैप। ये आंसर आ गया। आया नहीं आया बताओ? हाँ, इतना भी कर सकते हो आगे तक। ठीक है, ऐसे भी मान लो क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आपको आगे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। अगर मान लो सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हो रही है तो कर लो, क्या दिक्कत है। फिर एंगल कितना बना रहा है? tan थीटा। एंगल कितना बना रहा है tan थीटा? कितना बना रहा है? y/x। तो क्या करोगे? 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री, है ना। tan थीटा 1 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। तो हमारा एंगल का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह से कोई 2D कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो उसके लिए हम उसका वेक्टर एक्सप्रेशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर, वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, ये सारी बातें हम निकाल सकते हैं, है ना। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? आगे बढ़े। देखो, ये जो हमने पूरा प्रक्रिया किया है ये किसके लिए किया है? एक 2D कोऑर्डिनेट के लिए किया है। किसके लिए किया है? ये 2D कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर 2D कोऑर्डिनेट। इसको मैं लिख देता हूं, ये किसके लिए? फॉर
2D कोऑर्डिनेट। अब देखो यही सेम प्रक्रिया हम 3D कोऑर्डिनेट के लिए भी कर सकते हैं। यह है फॉर 2D कोऑर्डिनेट। ये किसके लिए? ओनली फॉर 2D कोऑर्डिनेट। अगर 3D कोऑर्डिनेट हो, 3D कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा? जेड एक्सिस भी आ जाएगा, है ना, तो वो भी अपन देख सकते हैं। ये तो फिलहाल किसके लिए है? ओनली फॉर 2D कोऑर्डिनेट्स। अब देखो 3D कोऑर्डिनेट्स के लिए देखते हैं। जैसे तीनों कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हो 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएंगे? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे तीनों के लिए हो जाएंगे। तो फॉर 3D कोऑर्डिनेट्स। अच्छा 2D और 3D में क्या अंतर है? 2D में तो खाली एक्स और वाई एक्सिस दो ही लेते हैं, 3D में क्या लेंगे? एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हमारा पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या होगा उसको देखते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, सेम चीज ही रहेगी यहाँ पे। मान लो ये तीनों हमने एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लो कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी ऐसा है कौन सा जिसके कोऑर्डिनेट तीनों देने पड़ेंगे, एक्स वाई कोमा जेड। कोई 3D में कोई पॉइंट पी ऐसा है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहां से ओरिजिन से जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर, है ना, ये ओरिजिन हो गया ओ, ओ से पी की ओर जाने वाला ये जो ओपी वेक्टर होगा, ओ से पी की ओर जाने वाला पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इस केस में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी की हम बात करें, जो कि क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर हो जाएगा, है ना। 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या था किसी पॉइंट का? ओरिजिन के रिलेटिव में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में ये क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस वाला भी क्या जाएगा? के कैप साथ में आ जाएगा। बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो ये तो हो जाएगा ओपी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इस ओपी का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड देखना है ओपी का। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2D का मैग्नीट्यूड क्या था? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 3D का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर और क्या जाएगा साथ में? जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। सिंपल सा, जैसे 2 डायमेंशन में क्या था? खाली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा था, ऐसे 3D में क्या आ जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी का, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरी बात, अगर हम यूनिट वेक्टर देखें, अगर हम क्या देखते हैं? यूनिट वेक्टर देखते हैं। देखो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ओपी कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो ओपी कैप की वैल्यू आ जाएगी। ओपी वेक्टर तो कितना हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपी कैप हो जाएगा।
दिस इज ओपी कैप, ओ से पी की ओर जाने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? ये तीनों चीजें किसके लिए हो गई? किसके लिए हो गई ये तीनों चीजें? 3D के लिए हो गई, है ना। यहाँ पे ये तीन ही चीजें, एंगल निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो अपने नीड के हिसाब से या फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं। एंगल मतलब ये देख, ओपी जो होगा एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ कुछ बनाएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हालांकि उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ कोई गामा एंगल बनाता है, मान लो तीन एंगल दे दे अपन, एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बीटा और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहे गामा। तो यहां पर अल्फा बीटा और गामा पता कैसे आएंगे, निकाल के देखें कैसे आएंगे, चेक करें। देखो, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। ध्यान से समझना, देखो अगर मैं ओपी का यहां पर एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ओपी से क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लेंथ है ना, देखो ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है, एक्स है या नहीं है, एक्स है ना। और ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ये है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ये लेंथ तो है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी है खाली एक्स। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो कॉस अल्फा की कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, देखो अल्फा बीटा गामा, ये क्या है अल्फा बीटा गामा, ये क्या लिए हमने, एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विद एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये एंगल है ओपी के एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, ये नोट कर लिया ना। मान लो अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल लिए हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। तो देखो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू के लिए जो कॉस अल्फा की वैल्यू है, कॉस अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी कि 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर एक्स वाई या जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो जो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना कैसे किया, हमने जो ओपी है ओपी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस की तरफ, ये जो लेंथ है वो कितनी होगी, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी, क्योंकि एक्स कदम चलते हैं तभी तो पी बनता है। तो ये लेंथ अगर एक्स है और ये वाली जो लेंथ है ओपी की लेंथ, ये तो कितनी होती है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैग्नीट्यूड कितना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें कॉस अल्फा निकालना है, तो बेस अपन क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो यहां से देखो कॉस अल्फा आ गया ये। इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा के लिए क्या आ जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट कहां मिल लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो कॉस बीटा आ जाएगा वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा देखो कॉस बीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, आई या नहीं आई। और इसी तरह से कॉस गामा कितना आ जाएगा, कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा कॉस गामा की वैल्यू। क्लियर है ये चीज, बताओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया।
मान लीजिए कोई 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के साथ, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ क्या, गामा। इसको देखो विजुअलाइज भी कर सकते हैं अपन। विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड है तो इसका ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये ले लिया मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो डंडा है देखो, यहाँ पे ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर, ये कोई 3 डायमेंशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कौन सा हो गया, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कौन सा हो गया, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल कौन सा हो गया, गामा। तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, जो कि होगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बीटा एंगल बनाना है तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो बी गामा एंगल है वो कितना हो जाएगा, जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, समझ में आई बात। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर है। और देखो आगे, देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ये पूछा गया है आपके नीट वाले एग्जाम में, और इस बार जितना टफ एग्जाम आया है फिजिक्स का नीट का, उसको देखते हुए ये चीजें करनी पड़ेगी, है ना। ये चीजें हमें और थोड़ी एडवांस चीजें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखो, अगर हम करते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कर देते हैं अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर कर देते हैं बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर कर देते हैं गामा, हम तीनों का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तीनों को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो देखो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू आएगी। देखो क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ये रूट हट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होगी, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से कॉस गामा का स्क्वायर, गॉस स्क्वायर गामा क्या कितना हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ। अब देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही देखो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या दे देंगे, 1 दे देंगे ना। यानी कि 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो उनके कॉस का जो स्क्वायर का सम होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कोई भी वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा हो, तो तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, सीधा डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको स्टार दे देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, तो उसके कॉस के स्क्वायर का जो सम होगा तीनों का, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल करें, ये जो 3 डायमेंशन में अपन ने ये जो चीजें निकाली है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लिए एक्स वाई जेड और एक्सिस ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और लेट सपोज ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्सिस ले लिया, और इसमें कोई पी पॉइंट है, ये है देखो, कोई है
2, या फिर 2, 3, 4, है ना। या फिर थोड़ा सिंपल कोऑर्डिनेट दे देता हूं, मैं दे देता हूं आपको 3, 4, 5। क्या दे देता हूं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 भी सही नहीं है, आप 2, 3 वही ले लो, 2, 3, ये ले लीजिए बस, है ना, ये कोऑर्डिनेट है। अब आपको ये पी पॉइंट के लिए सारी चीजें निकालनी है। ये जो ओपी वेक्टर होगा हमारा, यहाँ पे ये जो ओपी वेक्टर बनेगा, इस ओपी वेक्टर के लिए आपको क्या क्या पता लगाना है? एक तो ओपी वेक्टर का एक्सप्रेशन, एक ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और उनके लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा के वैल्यूज। ये इतनी चीजें अपन को निकालनी है इसके लिए। हम्म आ जाएगा। सबसे पहले ओपी कैप कितना, ओपी वेक्टर बताओ खाली। ये कितना है बताओ? 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट में तीनों का स्क्वायर रूट एडिशन करना है, तो कितना? 2 का स्क्वायर प्लस प्लस कितना आएगा? 4 + 9 + 16 कितना आ गया? रूट में 29 आ गया। ठीक है। ओपी कैप, ओपी कैप कितना आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट में 29, ये आ गया तीसरा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/रूट में 29 हो जाएगा ना। एक्स अपॉन रूट में x² + y², एक्स की वैल्यू तो 2 और रूट में x² + y² + z² की वैल्यू 29, तो कॉस अल्फा तो जाएगा 2/√29। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी? 3/√29। इसी तरह से कॉस गामा की वैल्यू कितनी? 4/√29। समझ में आया बात? ठीक है। इस तरह से हम ऐसे सवालों को डील करते हैं। ये हो गया 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट। अगर कोई दे रखा हो तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है ना, अगर वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कोई बीटा और जेड एक्सिस के साथ कोई गामा एंगल, ये एंगल भी अगर बना रहा है तो उन एंगल को भी हम निकाल सकते हैं। इस बार हमें टेन थीटा का यूज ना करते हुए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का यूज करना होता है। और ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है ना, इनको नाम भी देते हैं। ये कोसाइंस ऑफ, कोसाइंस कहलाते हैं, कोसाइंस ऑफ वेक्टर। कोई 3D वेक्टर जो है उसके कोसाइंस कहलाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इनको हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। किससे? ये जो है ना, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको एल बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एन।
ठीक है, इनका ये भी आपको देखने को मिल सकता है एक्सप्रेशन एल एम एल। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ आई बात? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो कॉस एल्फा को एल, कॉस बीटा को एन एम और कॉस गामा को एन, एल एम एन बी डिनोट करते हैं। देखो ये अगर पिछले साल नीट की तैयारी कर रहे होते तो मैं शायद ये नहीं चीजें बताता, लेकिन इस बार जो पेपर आया है इसके हिसाब से थोड़ा सा हमें एडवांस मैथ्स में भी चलते रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। समझ में आई ना आपको? बहुत बेसिक्स है। ये पहले छोड़वा दिए जाते थे, कोसाइंस कॉस, ये रेशियोज जो होते हैं कोसाइंस वगैरह, ये वेक्टर के लिए पढ़ाना इतना आवश्यक नहीं होता था, लेकिन अब अपन इनको ले सकते हैं, लेना जरूरी है, क्योंकि अब नीट जो है फिजिक्स के लिए एडवांस फिजिक्स पढ़नी है हमें, बेसिक फिजिक्स से हमारा काम नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अभी के लिए इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।